मे आई कम इन सर? आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच सर। सो यू आर मिस्टर सुमित कुमार। सर। सुमित, व्हाट वुड बी द मीडियम ऑफ योर इंटरव्यू? सर हिंदी। हिंदी में बातचीत करेंगे आप? सर। सुमित, आपकी कुर्सी आप देख ही सकते हैं, बहुत दूरी पर रखी गई है, सुरक्षित दूरी है ये, और बाकी हम लोग भी आपस में दूरी बना के बैठे हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो मास्क हटा दीजिए। थैंक यू सर। वैक्सीन लगवा लिया आपने? सर। कौन सा? कोविशील्ड। कोविशील्ड। कोविशील्ड क्यों लगवाया? सर वही अवेलेबल था, वही लगवाया सर। तो और दूसरा वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो इंडिया का है। सर। दोनों में क्या अंतर है? सर कोवैक्सीन की जो टाइम को छोड़ के। सर कोवैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इंडिजिनसली हुई है। ठीक है। और ये जो कोविशील्ड है उसका डेवलपमेंट एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सर कोविशील्ड चिंपैंजी के खांसी के स्ट्रेन से बनाया गया है, और कोविशील्ड सर ऐसा, कोवैक्सीन ऐसा नहीं है। कोवैक्सीन कैसे बनाया गया है? सर कोवैक्सीन आई थिंक नॉर्मल खांसी जुकाम के स्ट्रेन से बनाया गया। देख लीजिएगा इसको एक बार। सर। ठीक है सुमित, तो अपने नाम को दोहराए बिना और अपने किसी व्यक्तिगत जानकारी को दिए बिना अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिसके आधार पर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएं। सर मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा बिहार से संपन्न की है। इसके पश्चात मैंने राजनीति विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक सर वर्ष 2020 से मैंने JRF क्वालिफाई किया है। वर्तमान में मैं ग्रेडा प्राइवेट लिमिटेड के लिए कार्यरत हूँ। तो जहाँ पे आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपके JRF की क्या यूटिलाइजेशन हो रही है? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस से JRF किया है, तो सामान्यतः जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं मुझे उसमें एरर करेक्शन का रोल दिया गया। मैं इंटरनेट की सहायता से, बुक्स की सहायता से एरर को दूर करता हूँ। ये कंपनी किस लिए काम करती है? सर ये ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये UPSC स्टेट PCS के लिए क्वेश्चंस बनाती है एवं आपको नहीं लगता कि एक स्कॉलर क्वेश्चन के करेक्शन करने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है? ये आपकी योग्यता का दोहन हो पा रहा है यहाँ पर? सर मेरे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य सिविल सेवा में जाना है। तो फिर JRF क्यों किया आपने? सर मैं इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट का पैसा मुझ पर खर्च होगा मैं उसको पूर्णतः प्रशासनिक सेवा में इस्तेमाल करूँगा। कैसे? सर पॉलिटिकल साइंस मुझे समाज के बारे में समझने की शक्ति प्रदान करता है, नीति निर्माण की में अच्छी भूमिका अदा करने की भी ज्ञान देता है। इसके अतिरिक्त सर मैं समाज एवं गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता हूँ, क्योंकि संवाद कौशल काफ़ी अच्छा होता है जो राजनीतिक विज्ञान से होते हैं। तो रूल और रेगुलेशन दो शब्द यूज किए जाते हैं सर। दोनों में क्या अंतर होता है? सर रूल किसी भी विधि के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ये डेलीगेशन होता है, डेलीगेटेड पावर होता है। और रेगुलेशन सर हम किसी भी एक्ट, किसी भी कार्य को रेगुलेट करते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी है तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे रेगुलेशन अपनाए गए हैं जो विधायिका द्वारा नहीं बनाया गया। विधायिका ने डेलीगेट किया पावर गवर्नमेंट को। मान लीजिए किसी डिबेट में आपको शराबबंदी के विपक्ष में बोलना हो तो क्या क्या आपके पास तर्क होंगे? सर मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन यदि तर्क की बात हो तो आर्थिक रूप से हानि हुई है बिहार सरकार को। ठीक है। और परंतु सर इसके अलावा मैं कोई हानि देखता ही नहीं हूँ शराबबंदी में। और क्या क्या लाभ हो गया है शराबबंदी से? सर सामाजिक एवं समरसता काफ़ी बढ़ा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे काफ़ी अधिक, क्योंकि उनके पिता सारे पैसे खर्च कर देते थे शराब में, अब वो नहीं हो रहा है। तो शराब बिहार में कहीं दिखाई नहीं देता है, या अब गलत तरीके से शराब बनाने की पद्धति अब ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है? इलीगल ये स्मगलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है शराब की, तो तस्करी बढ़ गई है, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई कानून बनाते हैं संभवतः उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हम धीरे धीरे समय के अनुसार उसको ठीक करते हैं, क्योंकि ये बिहार के लिए काफ़ी नया था। इससे पहले भी वर्ष 1977 में श्री कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भी बैन किया गया था, परंतु वो असफल रहे। परंतु नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये काफ़ी सजगता से चल रहा है सर, और संभवतः आने वाले वर्ष में हम इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन का प्लान बी क्या है? प्लान ए तो हम समझ रहे हैं। सर मेरे जीवन का प्लान भी कोई भी नहीं है, मुझे सिविल सेवा में ही जाना है। हम भी चाहते हैं कि आप जाएं, अगर नहीं जा पाते हैं तो? सर मैं जाऊँगा। नहीं जा पाते हैं तो क्या करेंगे? सर मेरा यही उद्देश्य है, अभी तक मैंने सोचा नहीं है सर। ठीक है सर। सुमित, आप पॉलिटिकल साइंस के
स्टूडेंट हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस आपने किया है, अब वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हो। वैशाली माना जाता है फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड माना जाता है। उस समय का जो रिपब्लिक है, और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल्सो रिपब्लिक टुडे। बताइए क्या बेसिक डिफरेंस है रिपब्लिक ऑफ स्टडे और रिपब्लिक ऑफ टुडे? सर यदि प्राचीन काल के वैशाली की बात करें तो उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी, तो सभी लोग काफ़ी प्रत्यक्ष भूमिका निभा पाते थे शासन प्रशासन में, परंतु वर्तमान में भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? सर जिसके अध्यक्ष का निर्वाचन पति के द्वारा उनका चुनाव होता है, किसी भी उत्तराधिकार के रूप में उन्हें प्राप्त नहीं होता। किसी का नहीं, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इलेक्टेड। और दूसरा? सर दूसरा होता है कि किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं होता, संविधान के नीचे रूल ऑफ लॉ, सर नोबडी इज एबव लॉ। बताइए उस समय की रिपब्लिक और इस समय, एक आपने बताया उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता था, अभी हम इकट्ठे होकर एक जगह नहीं करके वोट डाल के करते हैं, ठीक है? और क्या अंतर है? सर इसके अतिरिक्त जो भी भूमिकाएं थी उनकी, वो सारे क्षेत्र में, जैसे जो भी गणराज्य, जो वैशाली गणराज्य था। जी बताइए, वैशाली का जो गणराज्य है, रिपब्लिक है, उससे कोई एक चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना हो तो क्या डालेंगे आप? सर मुझे यदि डालना हो तो मैं डालूंगा जो प्रत्यक्ष पद्धति है, हम उसको उतने बड़े स्तर पर नहीं अपना सकते हैं, परंतु हर डिस्ट्रिक्ट से एक इलेक्टेड प्रतिनिधि होगा जो उस। गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपको है कि देखिए हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वेबर का, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। उसमें कई तरह के हमारे प्रोग्रेसिव बातें हैं। बिहार के डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में हम वेबर की थ्योरी से क्या सुधार कर सकते हैं ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से इफेक्टिव, प्रोडक्टिव हो? बताइए। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने अध्ययन नहीं किया इस संदर्भ। आपने वेबर पढ़ा ही नहीं? सर क्षमा चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस में वेबर नहीं है सर, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नहीं, पॉलिटिकल साइंस में। क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी है, आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो। अच्छा बताइए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे? बताइए कौन से पार्ट, कौन सा सेक्शन, आर्टिकल, किससे आपको क्वेश्चन पूछे? बताइए। सर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट का जो एक्सटेंशन है वो 12 आर्टिकल से लेकर 35 तक है। बताइए हमारा 35 आर्टिकल क्या है? सर आर्टिकल 35 बात करता है सर मार्शल लॉ की। आर यू श्योर? मार्शल लॉ 35 में? 35 भी पता है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए था। 35 में श्योर नहीं हूँ सर। फिर क्या श्योर है? जो श्योर है वो बताइए, कौन से आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट का आप श्योर है, उस आर्टिकल का नाम बताइए, क्लॉज, सब क्लॉज, बताइए कौन सा आर्टिकल? सर ऐसे आर्टिकल्स तो मैंने याद नहीं किए हैं, परंतु जो प्रावधान है। बताइए कोई प्रावधान बताइए, उसी से पूछेंगे। बताइए। सर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आपको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फ्रीडम था सर, अब 6 है सर। व्हाट पर्टिकुलर क्लॉज एंड सब क्लॉज फ्रॉम आर्टिकल 19 हैज बीन रिमूव्ड? नाम बताइए क्लॉज, सब क्लॉज का। सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे याद नहीं। 6 था, उसमें 7 एक था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने वहाँ से भी हटाया और आर्टिकल 31 से भी हटाया। दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू 301। यस सर। जो बताइए कि इंडिया अभी अगस्त में सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन होने जा रहा है, ठीक है? एज ए चेयरपर्सन उसे आपको यूएनओ में क्या रिफॉर्म करना चाहिए, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? सजेस्टिव क्वेश्चन बताइए। सर मेरा मानना है कि जो यूएनओ का जो संगठन है अभी, उसका जो प्रारूप है शासन का, वो लोकतांत्रिक नहीं है। 1945 में से गठन हुआ था। लेकिन ये तो अध्यक्ष जो बनने जा रहा है वो नॉन परमानेंट जो हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, तो इंडिया को चाहिए कि वो प्रयास करे ऐसे, जिससे जो यूएनएससी है उसका जो प्रारूप हो लोकतांत्रिक हो, जो विकासशील देश है। जो बताइए इंटरनेशनल रिलेशन में आप क्या पढ़े हो लेटेस्ट, जो बहुत अच्छा से पढ़ो बताओ? सर अफगानिस्तान रिलेशन। अफगानिस्तान हैविंग 2 टाइप ऑफ तालिबान, वन इज कॉल्ड तहकीके तालिबान अफगानिस्तान और एक है तहकीके तालिबान पाकिस्तान। सर
इन दोनों में से कौन सा आपको तालिबान इंडिया के लिए बेटर है, कंसिडरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट? सर यदि बात करें तो इंडिया गुड एंड बैड टेररिज्म विश्वास नहीं करता है। इंडिया हैज़ नॉट कंसीडर बैड एंड गुड। यहाँ तो हम पूछ रहे हैं दोनों में से कौन सबसे कम डेंजरस है या कौन इंडिया के लिए फेवरेबल है। अब अफगानिस्तान पढ़े हो तो आप देखिए, तो पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय तालिबान। बताइए सर, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, हमें उसके पक्ष में जाना चाहिए। यदि जाना चाहिए नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कौन प्ले कर रहा है रोल प्रो इंडिया? सर तालिबान में एक समस्या यह है कि उसमें पावर सेंटर एक जगह नहीं है, हम किससे बात करें ये भी समस्या है। तो जो बताइए, आप तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना चाहते, हम आपको बताते हैं। जो तालिबान तहकीक पाकिस्तान है वो एंटी पाकिस्तान है सर, उसका आपको रोल जो है वो एंटी पाकिस्तान का है। तो जाहिर है जब आपको एंटी पाकिस्तान है, मस्ट नीड हेल्प फ्रॉम इंडिया। जो तहकीक तालिबान अफगानिस्तान है, आपने स्टडी डे बिफोर स्टडी आपने देखा, ज्वाइन हैंड विद चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात किए, पाकिस्तान के साथ तो है ही सर। तो इतना तो जोड़ घटाव आना चाहिए। अच्छा बताइए, जो अफगानिस्तान की समस्या उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है। सार्क इज देयर, है ना, संघाई फोरम इज देयर, दैट इज CSO, दुसाम्बे 4 इज देयर, CIS है, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC भी है। बताइए इन सारे संगठन में कौन सा संगठन आपको लगता है अफगानिस्तान की समस्या के समाधान में सबसे कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा कर सकता है? सर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो USA है ही नहीं, विदाउट USA कैसे सॉल्व कर सकते? सर मैंने ना उसमें USA नहीं कोई वेस्टर्न आपको कंट्रीज है, तो कैसे सॉल्व कर सकता है? सर मैंने अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री का धारे बोला है, क्योंकि यदि अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें हमारा ईरान है सर, और जोग्राफिकली टेक्निकली इंडिया है चूँकि हमारा सीमा उससे जुड़ता है, पाकिस्तान है। बताइए। तो सर मैंने SCO इसलिए बोला है क्योंकि मेरा मानना है कि यदि USA जब पूर्णतः पुल बैक कर लेगा तो अफगानिस्तान का सही बचता है कि वो चाइना, रसिया, भारत एवं पाकिस्तान जैसे देशों के हाथ अपने संबंध को जब सुदृढ़ रसिया करें। पुल बैक किया तो कोई और आ गया, USA पुल बैक किया तो चाइना घुसने के लिए तैयार है, आपने देखा फोटो। सर पाकिस्तान इसके पहले घुस चुका है। तो जो आपको संघाई फोरम के लोग हैं वही तो उसमें इंटरप्शन कर रहे हैं। सो हाउ यू एक्सपेक्ट कि दे विल प्ले न्यूट्रल रोल? सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मेरा मानना है कि राष्ट्रीय हित से ही चलती है, तो सभी अपना हित ही यू आर तलाशेंगे। नॉट कंसिडरिंग इंडियन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। जब ये दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे तो इंडियन इंटरेस्ट कहाँ होगा? सर बिल्कुल इंडिया ही प्रयास कर रहा है, हमने इनफॉर्मल टॉक्स भी किए हैं और कतर में भी हमने उनसे बात की है, तो संभवतः भारत अन्य मुद्दों को भी देख रहा है, अन्य पक्षों को भी देख रहा है। सर ओके, थैंक यू। सुमित जी, सर अभी आप कह रहे थे कि आप PSIR के स्टूडेंट हैं, सर बेहतर संवाद कायम कर सकते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगाया जाता है कि वो संवाद नहीं करते, और अभी कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी आई जिसमें क्रिटिसाइज़ किया गया उन्हें, उनकी रैंकिंग को ख़राब दिखाया गया, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कहा गया कि इंडिया में उतनी नहीं। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? सर मेरा मानना है कि इंडिया में बिल्कुल प्रेस की स्वतंत्रता है। नीति आयोग ने कहा भी था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा 22 तरीके से जो विकासशील देश है उनकी रैंकिंग्स खराब दिखाई जाती है। तो मैं मानता हूं कि ये पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित रैंकिंग्स होती हैं और भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष ने राजनीति की है और एक लोकतंत्र में राजनीति होनी भी चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ओके, आप कंटेंट वेरीफाई करते हैं सर। जैसे रिसेंटली 1-2 कंटेंट जो आपने वेरीफाई किया हो? सर अभी एक पॉलिटिकल साइंस के थिंकर है हॉब्स, उनके लिए एक आर्टिकल आया था, तो मुझे चेक करना था कि कुछ और जोड़ा जा सकता है या फिर कुछ हटाया जा सकता है। इसके पहले सर चाइना इंडिया का एक रिलेशनशिप था कि आप इसमें एक नई प्रोजेक्ट आई थी G7 की, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो उस संदर्भ में कोई और जोड़ सकते हैं आप, तो वो था सर। ओके, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अच्छा वही कंटेंट वेरीफाई करते हैं आप? सर
ओके, तो नॉर्मली जब इंटरनेशनल रिलेशन से कंटेंट वेरीफाई करते हैं तो किन वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं, जैसे कुछ बताइए। जैसे हॉप्स अगर आप वेरीफाई कर रहे थे तो किन चीज़ों का सहारा लिया, किताबों को छोड़कर? सर जे ऑस्टर, oxford.edu, सर हार्वर्ड की मैं यूज भी करता हूँ। Okay. इसके अलावा सर एक शेयर मी करके एक वेबसाइट है सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल चर्चा में है। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन बहुत से सेंस में नहीं है। बता सकते हैं आप क्या एक्सेप्शंस हैं? सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे गोवा का एक्सेप्शन पता नहीं है सर। अब आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए सर। अच्छा, आजकल चर्चा चल रही, देखिए कुछ न्यूज़ भी है इनर लाइन परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को लेकर। देखिए हमारे यहाँ इंसर्जेंसी के दो क्षेत्र हैं, एक नॉर्थ ईस्ट है, एक जम्मू मतलब वाला रीजन। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सरकार क्या कर रही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमस प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स बना रही है, इस तरह के जोन्स बना रही है, यानी वहाँ ऑटोनॉमी दे रही है। और अपने जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहते हैं। ये दो अलग अलग अप्रोचेस क्यों हैं इंडिया गवर्नमेंट के? सर सांस्कृतिक आधार पर जम्मू एंड कश्मीर एवं उत्तर पूर्व काफ़ी भिन्न है। ऐसे में हम उत्तर पूर्व को इतनी जल्दी समावेशी नहीं बना सकते हैं, समय लगेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद को भारत सरकार बढ़ावा दे रही है। और जम्मू एंड कश्मीर एवं अन्य भारत की जो संस्कृति है उसमें काफ़ी समानता है। एवं जम्मू कश्मीर का कल्चर यहाँ के कल्चर से मिलता है? काफ़ी समानता है, पूर्णतः नहीं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे प्रमुख विरोध क्या है, क्यों वो नहीं मिलना चाहते? सर उन्हें लगता है कि उनकी जो संस्कृति है उस पे आँच आ सकती है, परंतु ये मुझे, लेकिन भारत सरकार को लगता है कि हमारी ही तरह है वो, नहीं? सर मुझे भी लगता है ऐसा। अच्छा ठीक है। अपनी 3 कमियां बताइए, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। सर मैं भावुक हूँ, मैं जंक फूड खाता हूँ सर। 2 ही कमी है सर, बस 2। थैंक यू सर। सुमित, बिहार में इस समय बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कितनी दर है बेरोजगारी की? सर मुझे स्पष्ट आंकड़ा याद नहीं है, परंतु देश में कितनी है? सर 6.4 NSSO की रिपोर्ट के हिसाब से। कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेरोजगारी दर? सर यूजुअल सर्वे होता है, एक पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे होता है, इसके आधार। तो मतलब क्या आधार, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बेरोजगारी दर किसे कहते हैं? सर जितने लोग जॉब की डिमांड कर रहे हैं और कितने लोग को रोजगार प्राप्त हुआ है उसमें 100 से डिवाइड करके प्राप्त करते हैं सर। अच्छा, तो कितने लोग वर्क की डिमांड कर रहे हैं? एक होता है कार्यशील जनसंख्या, नाम सुना आपने? सर वो क्या एज ग्रुप होती है उसकी? सर 15 से 59। 15 से 59 या 15 से 64? सर मुझे यही पता है, 59। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि बिहार में बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं जो बाकी राज्यों से अलग दिखाई देते हैं? विशेष रूप से इसलिए बेरोजगारी है क्योंकि वो बिहार में, ऐसा कुछ कारण है? सर सर्वप्रथम उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या, जिसके कारण ठीक है। दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या। सर निवेश की संभावनाएं काफ़ी कम रही हैं। ठीक है। औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा सर जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो व्यावसायिक नहीं है, युवाओं का कौशल नहीं है, जिससे वहाँ पे रोजगार की संभावना और भी कम हो जाती है। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है सर। ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन आपको कहाँ लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे है? सर बिहार के कुछ कॉलेज में है, पटना विश्वविद्यालय, विमेंस कॉलेज पटना की। आपके हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन के कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, होने चाहिए? सर क्लासरूम का सेशन इंटरेक्टिव हो। ठीक है। एक जो प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, उनकी गुणवत्ता काफ़ी अधिक हो। ठीक है। और संरचनात्मक स्तर पर बच्चों को कोई समस्या नहीं हो, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़े, उसी कारण ड्रॉप आउट्स नहीं हो। जो पाठ्यक्रम हो वो व्यावसायिक हो एवं बाजार आधारित हो, ताकि शिक्षा प्राप्त होने के बाद उन्हें रोजगार ही प्राप्त हो सके। बिहार के राज्य की जीडीपी कितनी है? सर स्पष्ट पता नहीं मुझे। अभी एसडीजी की रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार की रैंकिंग कौन सी है? सर सबसे अंतिम रैंक है बिहार की। और सबसे पहले कौन सा है? केरल सर। ऊपर के टॉप राज्य बताइए। सर मुझे केरल याद है। और नीचे से बताइए बिहार के अलावा। बिहार के ऊपर यूपी होगा सर। यूपी होगा सर, मुझे ऐसा मतलब पड़ोसी हैं इसलिए होगा। सर सामान्यतः आर्थिक पिछड़ेपन में दोनों की स्थिति काफ़ी समान है। ये कोई दावत में थोड़े जाना है कि वो जा रहा है तो पड़ोसी भी जाएगा। झारखंड की नहीं है? पता नहीं सर। अच्छा ठीक है। आपको प्रकाश झा की फिल्में देखना पसंद है? सर प्रकाश झा का फिल्मी कैरियर बताइए ज़रा, कैसे कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये उठे?
सर उन्होंने सर्वप्रथम एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर बरहरवा में, पूर्वी चंपारण। ठीक है। सर इन्होंने सर्वप्रथम एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कॉम्युनल राइट पे, द फेसेस ऑफ स्टॉर्म। जन्म होते ही डॉक्यूमेंट्री बना दी इन्होंने? नहीं पढ़ाई सर, लिखाई की होगी ना? रामजस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी थी, दिल्ली विश्वविद्यालय से। इसके बाद बीएससी किया था सर इन्होंने। इसके पश्चात इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी द फेसेस ऑफ स्टॉर्म। इसे बैन भी लग गया था, परंतु बाद में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार ही प्राप्त हुआ। ठीक। उनकी पहली फीचर मूवी दामुल थी, जो बॉन्डेड लेबर पे बेस्ड थी, दक्षिण बिहार के। इसके पश्चात जो उनकी और सर प्रमुख मूवी मृत्युदंड, उसका आधार भी बॉन्डेड लेबर ही है सर। इसका आरक्षण, राजनीति, अभी हाल में मूवी आई है मट्टो की साइकिल, वेब सीरीज आश्रम सर। तो आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं या फिल्में आ रही हैं, पहले की फिल्मों और वेब सीरीज तो पहले थे ही नहीं, तो पहले की फिल्मों से कंटेंट में आप क्या अंतर पाते हैं? सर अब बायोग्राफी आधारित जो मूवीज हैं उन पे जोर दिया जा रहा है। जो मेथड एक्टर्स हैं, जो ड्रामा स्कूल के एक्टर्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। एवं पहले बॉलीवुड में जो युवा थे, जो नए एक्टर्स बनने आए थे, उनको काफ़ी कम संभावनाएं प्राप्त होती थी, परंतु अब ओटीटी के कारण संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही है कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री लगेगी, क्या बिहार में ऐसा कोई स्थान है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया जा सकता है? राजगीर और सर पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि जो रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, उसके पास हम कर सकते हैं। फिल्म शूटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, पूरी एक इंडस्ट्री है सर, उस तरह की इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिहार में? सर राजगीर, नालंदा, भागलपुर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्थान भी काफ़ी अधिक है और वहाँ का लोकेशन शूटिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। कैसे? सर पहाड़ी क्षेत्र है, इसी कारण से। ठीक है सुमित, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कहूँ सर? आइए आइए सुमित, बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं आप? सर कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर मैंने फैक्ट्स बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मुझे आप पढ़ना चाहें तो पड़ेगा। हटा सकते हैं। 1 से 10 की स्केल पे अपने आप को कहाँ नंबर देंगे? सर फैक्ट्स में देखो तो मैं बहुत नहीं, ओवरऑल। सर मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जेआरएफ विद्यार्थी के हैं, शोधार्थी हैं, कह रहे हैं जज नहीं कर पा रहे हैं, इसमें जज वाली कौन सी बात है? सर मैंने इससे पहले मौका दिया था तो आई थिंक सही गया था, रिव्यू अच्छे ये थे। खराब चला गया? फैक्ट्स सर मैंने इतने पढ़े नहीं हैं, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था, मुझे ध्यान देना पड़ेगा फैक्ट्स पर। ठीक है। और कहाँ लगा कि ठीक एकदम मामला जा रहा है? फैक्ट तो आपको प्रकाश था कि सारी फिल्में आपने बता दी थी, ज़्यादा फैक्ट क्या होता है? नहीं, सर ने पूछा था वो तहरीक मतलब काम की पाकिस्तान, चीज़ें याद नहीं आपको? लाइक मुझे आर्टिकल्स जो थे वो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़े हैं, तो वहाँ पे एमसीक्यू होता है। एक्चुअली फैक्ट्स नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, बट यू डिड ब्लंडर। तो आपने वो कहा कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बताओ, आपको जब आप सिलेबस देखोगे पॉलिटिकल साइंस का, हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के भाग जो ख है, उसके पार्ट 1 में सेकंड टॉपिक का लास्ट टॉपिक है आपको ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपको वेवर का पढ़ना, तो ब्लंडर है। इसको मैं ध्यान रखूंगा सर वहाँ। मैं सोचिए आपको बता दूं, ऐसा ब्लंडर मत कीजिए सर। दूसरा, आप जो टॉपिक खुद ही सेलेक्ट कर लिए कि हमें आर्टिकल 19 से पूछिए, आप उसके जगह पूछ सकते थे राइट टू क्या है फ्रीडम से पूछिए। आपने खुद फैक्ट सेलेक्ट किया, आर्टिकल 19 बोल रहे हो आप सर। आपने तो नहीं बोला ना, तो यू आर जस्ट अलर्टनेस आपका गैप हो जाता है। नेवर कंसीडर, वहाँ देखो पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, बीपीएससी में इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं सर, एंड दे आर फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, रिटायर्ड और कोई। सो यू मस्ट बी केयरफुल, जो बोलना हो बड़ा ध्यान से बोले, ब्लंडर मत कीजिए। फैक्चुअल एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल, बाकी सब ठीक है, यू आर गुड वन। सर बता रहे हैं उस तो पर ध्यान देखिए, दीजिए। ऐसा है कि हम लोगों ने चर्चा की थी, सर ने आपको बता ही दिया, सारी चीज़ें ठीक है, आपका प्रेजेंस ठीक है, आने जाने का तरीका ठीक है, बैठने का तरीका है, एक इंटरव्यू में जो फॉर्मल होना चाहिए वो है, ये ड्रेस यही रहेगा सब कुछ। सर ये शर्ट चेंज होगा सर, आपके कलर का शर्ट होगा सर। शर्ट जो भी कलर का होगा, टाई थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बिल्कुल सर, कर लूँगा। है ना, टाई एकदम ही अलग लग रही, तो थोड़ा सा अब शर्ट कौन से क्या है देख लीजिएगा आप।
उसके बाद देखिए आपकी क्वालिटी जो है वो आप स्थिर हैं, है ना, स्टेबल पर्सनालिटी लग रहा है, विचलित नहीं लग रहे हैं कि बेचैन नहीं लग रहे हैं, और यंग कैंडिडेट हैं बीपीएससी के हिसाब से, मेरे ख्याल से 24-25 साल की आपकी उम्र है, तो आप प्रेफरेंस पे रहेंगे निश्चित रूप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 2-3 जगह जो हमें आ रही थी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन का जवाब ना दे के आप वो जवाब दे रहे हैं जो आप देना चाह रहे हैं। सर। ठीक है ना, सुर कोई भी हो हम गाना वही गाएंगे जो आता है, तो ऐसे में फिर मामला बिगड़ जाता है। सर। ठीक है ना, जैसे हमने आपसे पूछा कि जेआरएफ करके आपको नहीं लग रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन अपनी क्षमता का कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सर मैं कसम खा रहा हूँ कि एक भी पैसा बेकार नहीं जाने दूंगा। तो इस भाव में नहीं रहना, प्रश्न मेरा कुछ और था, उत्तर आप कुछ और दे रहे हैं। वैसे ही सर के साथ भी हुआ, अफगानिस्तान वाले मामले पे हुआ या जो भी पूछा गया आपसे, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन के इंटेंट को समझिए और उसके हिसाब से अपने कंटेंट को बुनिए। सर। और उसमें फैक्ट नहीं आना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत फैक्ट बताना गुनाह है। ठीक है ना, और जब आप कभी गलत फैक्ट बताने के कगार पे खड़े हो तो बोल दीजिए कि सर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अनुमान कर रहा हूँ, या आप अगर इजाज़त दें तो मैं अनुमान कर सकता हूँ। सर। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट को लेकर, या फिर मैंने पूछा कि प्लान बी आपका अगर नहीं हुआ तो सर मैं जाऊँगा, तो ठीक है, ये कोई देखिए ये निश्चित तो है नहीं कि लाइफ में क्या होगा। बिल्कुल सर। बोलिए कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जाऊँगा, यदि नहीं जाता हूँ तो फिर दूसरे पर मैं विचार करूँगा, अभी किया नहीं है सर। लेकिन सर मैं तो जाऊँगा ही। तो फिर ये क्या हो जाती है, सामने वाले भी अगर जिद पे ले गया तो जाके दिखाओ। ठीक है ना सर। तो इस तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं। तो अच्छा, पॉलिटिकल साइंस को लेकर कहीं कहीं हमें लगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, लेकिन आपने देख लिया हश्र, खुद ही मोर्चा खोला आपने, ये वाला हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग है, यहाँ आ जाइए आप। वहाँ जब योद्धा उतरते हैं तो वहाँ से आप भाग जाते हैं। ठीक है ना, तो एक एरिया आप ऐसा चुनिए जहाँ पे आप कंफर्टेबली बातचीत कर सकें। और एक दो जगह जहाँ पर मीडिया और सरकार के संवाद की बात हुई थी, वहाँ पर हमें लगा ऐसा कि थोड़ा सा आप सरकार की वकालत करते हुए नजर आए। सरकार का पक्ष लेना अच्छी बात है, लेकिन एकदम वकालत पे उतर जाना कि नहीं सर ये पश्चिमीकरण है, तो जब बढ़िया रिपोर्ट आती है तो उसको तो सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, वो पूर्वीकरण है ना। तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए, और कम से कम एक ब्यूरोक्रेसी में एक निष्पक्षता भी तो गुण होता है ना, न्यूट्रलिटी सर। तो उसको आप मेंटेन करें। ठीक, तो यही 2-3 सलाह है, और ज़्यादा हमारी तरफ से कोई आपको सलाह नहीं है। कंटेंट पे आप जो एरिया खोलें उसको तैयार रखें, बैलेंस रखें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पर्याप्त है, ओवर ना होने पाए। ठीक है ना, और प्रश्न को समझ के उसके अनुसार टू द पॉइंट आंसर। सर। ठीक है, बाकी आपकी आवाज़, नॉन वर्बल पर्सपेक्टिव सारे अच्छे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।